नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम पर्यावरण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का किस तरह से हम संदेश दे रहे हैं और क्या कुछ इसके संरक्षण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, कैसे व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं। और आज का हमारा विषय तो बहुत ही खास है, जल संरक्षण और पर्यावरण। किस तरह से हम जल को संरक्षण प्रदान करें और कितना इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाली स्थिति कितनी भयावह होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम इस नेक कार्य के लिए आगे आ सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका एक लंबा अनुभव रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में। वो निरंतर कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को वो जागरूक करें, क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसको चरितार्थ कर रहे हैं, वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हैं सुनील दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। इस कार्यक्रम में आपने सहभागिता की। और साथ ही हमारे साथ हैं युवा पर्यावरणविद गौरव भेलकर जी। वो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। और सबसे पहले शुरुआत चूंकि सुनील जी आप ही से मैं करूंगा, कंटिन्यूसली आपके कैंपेन चलते हैं, आप लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जल संरक्षण की दिशा में भी आपके सतत रूप से कार्य चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर, ये जो आज का विषय है जो हमने रखा है, इसकी गंभीरता ही आप लोगों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जल संरक्षण ये हमारे भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत ही नहीं विश्व की जो है बहुत बड़ी एक समस्या है। मीठा पानी जी। भारत में हर जगह मीठा पानी उपलब्ध है। आने वाला विश्व युद्ध जो है वो जल के लिए होगा, ऐसा विद्वान कह गए। लेकिन वर्तमान में हम देखें, भारत की अनेकों नदियाँ वो सूखती चली जा रही हैं। बरसाती नदियाँ कहला रही हैं। अब वो कुछ ही नदियाँ हैं जो हमारे देश की हैं जो वर्तमान में बहती हैं और जल न आता है। वे पहाड़ी नदियाँ हैं। पहाड़ों से जब पानी रिसता है, यह पानी पहाड़ों पे लगे हुए वृक्ष, उनकी जड़ें, वहाँ से थोड़ा जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस वक्त जड़ों से पानी रिसता है और वो पानी निकलते हुए आता है नीचे झरनों के माध्यम से, और वही पानी नीचे नदियों में आता है। उसका बहाव जो है कंटिन्यू बना रहता है। इसलिए सबसे पहले मैं भयावह स्थिति में आने के पहले जो है कैसे वर्षा होती है, जल कहाँ गया, और उसके बाद में संरक्षण की विधान पे अपन आते हैं। तो वर्षा के बाद में जब पहाड़ों से पानी बह के चला गया और वर्षा ऋतु ख़त्म हो गई है, गर्मी स्टार्ट होती है, उसके पहले जल कंटिन्यू बह रहा है। अब हमें उसको रोकना है। हमें उसको रोकना है तो डैम के माध्यम से नहीं रोकना है। हमें नदी के तटों पे अधिक से अधिक, वहाँ से जहाँ से नदियाँ बह रही हैं वहाँ पौधे लगाने हैं, वृक्ष बनाने हैं, नदी को संरक्षित करना है, उसकी दिशा परिवर्तन होने से रोकना है। कि उसकी अगर पेड़ नहीं होंगे, नदी का बहाव अधिक होगा, मट्टी कटेगी और उसकी दिशा बदल जाएगी। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले वृक्षों का होना, पौधों लगाना हमारे को बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है और आजकल कंक्रीट के जंगल जी, वृक्षों के जंगल होने की जगह कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। और इन कंक्रीट के जंगलों में यदि हम वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो यह पानी बहुत तेज़ी से बहता हुआ नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है और नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था। तो हमें देखना है कि धरती हम में पहुंचाना है अपने को पानी। हाँ, तो भूजल स्तर कैसे बढ़े। जब भूजल स्तर बढ़ेगा तभी जो है वो हम जीवित रहेंगे, संसार में जो है वो मीठा जल रहेगा। इसके लिए सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। जहाँ जहाँ शहरों के अंदर हमने ऊंची इमारतें बना ली हैं, वहाँ पे 4 से 6 आप ट्यूबवेल कर लीजिए और उनके अंदर उन बड़ी इमारतों का पानी वर्षा ऋतु में जो है उसके अंदर जाएगा। 3 महीने से 4 महीने का पानी जो है वो ज़मीन के अंदर मिल जाएगा। और जब हम ट्यूबवेल चलाएंगे, हमारे भले ही वहाँ 6 बोरिंग करी है, 2 से हमें सप्लाई मिल रही है, लेकिन भूजल स्तर बढ़ता रहेगा तो वहाँ से वो पानी हमको 12 महीने जो है वो उपलब्ध रहेगा। हम नदियों के उस बहाव, डैमों से और फिल्टर प्लांट से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो बोरिंग से पानी आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा पानी है। नदियों में बहता हुआ जल, पहाड़ों से जो आता है जल, वो
हमारे घरों में फ्रिज है, फ्रिज के पानी को पीने से कुछ ना कुछ गले की बीमारियां या कुछ तकलीफ हो जाती है या हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ों के झरनों से निकलने वाला पानी हम मिनरल वाटर से ज़्यादा बेहतर पानी मानते हैं। मिनरल्स होते हैं उसमें। हाँ, उसमें बहुत मिनरल्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मिनरल वाटर से ज़्यादा बेहतर जो है वो पानी होता है, और उस पानी में बहुत सारी औषधियाँ स्वतः ही मिली हुई होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य में हमारे को स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है सर, पचमढ़ी का बी फॉल्स ही अगर हम उसमें नहा लें जी, तो एक अलग ही ऊर्जा शरीर में देखने को मिलती है। इसी तरीके से आपने पचमढ़ी का उल्लेख करा तो मैं पचमढ़ी से थोड़ा और दूर चले जाता हूँ, हम उत्तरांचल चलते हैं। तो आप देखेंगे कि हम जाते हैं वहाँ से आपके देहरादून, तो देहरादून में सहस्त्र धारा करके एक स्थान है जी, जहाँ पे बहुत सारी धाराएं पहाड़ से निकली हैं एक साथ। उसके कुंड में एक तरफ जाके यदि हम स्नान करते हैं तो आपको यदि चर्म रोग है और वहाँ आप स्नान कर रहे हैं तो कुछ समय में आपका चर्म रोग वहाँ से दूर हो जाता है। यानी उस जगह पे जो है, जैसे अर्जुन ने एक प्रत्यंजा पे तीर चलाया था और उसको चला दिया, जब उन्होंने कहा कि मैं उतार नहीं सकता हूँ, तो गुरुदेव ने कहा कि इस दिशा में चला दीजिए। तो वो पहाड़ पे जहाँ जाके लगा वहाँ से सहस्त्र धारा निकली, उसमें से एक गंधक की धारा भी निकली। वो गंधक जो है वहाँ बहता है, उस जगह पे है, जिसके कारण जो है वो वहाँ पे औषधियों का काम कर रहा है। जितना जल शुद्ध रखेंगे, हम स्वच्छ रखेंगे, वो निश्चित रूप से हमारी बीमारियों को भी दूर रखेगा और बचाए करेगा। गौरव जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं कि आज का जो सिनेरियो क्या है पर्यावरण की दिशा में और किस तरह से हमें कार्य करना है? नहीं, बिल्कुल, जब अपन बात करते हैं पर्यावरण और जल संरक्षण की तो ये एक दूसरे से संबंधित ही विषय हैं। आप देखेंगे कि ये जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमारा जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये कारण इसका क्या है, क्यों होता जा रहा है? अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, अभी जैसा आपने देखा कि हमारा जो टेम्परेचर है इस साल ना केवल भोपाल में बल्कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अनइवन इंक्रीज हो रहा है। अनइवन इंक्रीज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पूरी जगह पे जो जिसको बोला जाता है क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट चेंज आ रहा है। अब वो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि या तो कहीं कहीं सूखे की स्थिति पैदा हो रही है और कहीं कहीं फ्लडिंग की स्थिति पैदा हो रही है। तो जब ये फ्लडिंग की स्थिति और सूखे की स्थिति पैदा होती तो दोनों ही जगहों पे आपका जो वर्षा का पानी रहता है या जो अपन ने जैसे बात की कि संरक्षण जो कहेंगे उसका, वो हो नहीं पाता है। और हमारे यहाँ पे अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल डेवलप्ड है नहीं कि हम हमारे जो पानी को जो संरक्षित कर सके और उसको अपने उपयोग में ला सके। तो निश्चित तौर पर ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे हमको अगर निजात पाना है तो कुछ इसकी तकनीक्स हैं, जैसे वृक्षारोपण हो गया, और आप देखेंगे कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका कम उपयोग हो गया। ऐसी चीज़ों को हमको अपने यूज़ में लाना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज से हम बचें और ये जो हमारी भूजल की ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वगैरह समस्या है उससे हमें निजात मिल सके। इसके साथ ही सुनील जी, जैसे जल संरक्षण के व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करना है तो वो कौन कौन से तरीके आप भी बताइए जिससे कि नागरिक अवेयर हों और वो उन तरीकों को अपनाएं और भूजल स्तर बढ़े, जल संरक्षण की दिशा में वो आगे आए। सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको श्रीकांत जी कि वाटर हार्वेस्टिंग, ये बड़ी इमारतें ही नहीं, छोटे मकान जो हैं, इंडिविजुअल आपके मकान हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। भूजल स्तर आपका जो है वो बढ़ेगा। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर जब बढ़ जाएगा तो हमें आने वाले समय में यदि वर्षा कम होती है और हमको पानी की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूर्ति जो है वो भूजल स्तर ही करेगा। बिल्कुल सर, है ना। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि छोटे छोटे जो हैं वो तालाब बनाने चाहिए हमको जी। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हर किसान अपने, जिसके पास में 20 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन में जो है वो छोटे छोटे किसान जो आपने जो है वो तालाब बना ले जी। वर्षा का पानी वहाँ जाके रुकेगा। जिस वक्त गर्मियों में हमको फसलों को पानी देने की आवश्यकता होती है वही पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए और उसके साथ साथ जो है वो फसलों के लिए जो है वो उपयोग में आ जाएगा। तो इससे ग्राउंड वाटर भी बढ़ गया आपका क्योंकि वहाँ पे तालाब बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी की दूरी हो गई। हम किसी भी शासन के ऊपर, उसकी योजनाओं के ऊपर जो है स्वतः ही निर्भर नहीं रहेंगे क्योंकि
हमने अपना जल स्वयं ने जो है वो संरक्षित कर लिया है जी। इस तरीके से। तो कुएं और बावड़ियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी। वर्तमान में जो है शहरों के अंदर जितने कुएं बावड़ी थे, मैं मध्य प्रदेश भोपाल की बात करता हूँ, हमारे यहाँ भोपाल में बहुत सारी बावड़ियाँ थीं, बहुत सारे कुएं थे। देखने में अब ये आ रहा है कि वो कुएं बंद हो गए, बावड़ियाँ बंद सी हो गई हैं, अब उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इनको पुनः जीवित करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश शासन ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी महापौर ने कहा कि हम जो है इनको पुनः जीवित करेंगे, इनको बढ़ाएंगे, चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर कार्य नहीं हो पा रहा है। यह कार्य सिर्फ शासन ही नहीं करेगा, इस कार्य को करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हमें आगे आना पड़ेगा, जन भागीदारी से इसको कार्य करना पड़ेगा। मैं तो इतना कहूँगा कि सरकार जितना कर रही है, वो जो एक मार्गदर्शन, एक एक्सपर्ट ने अगर आपको कह दिया कि ये काम करना है, तो समाज में से कुछ लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आने के बाद में उस पर जो है वो कार्य करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना जल संरक्षण कर सकेंगे। तो कुएं बावड़ी आपने जो है संरक्षित कर लिए तो आपको फिर से जल मिलने लगेगा। भोपाल के अंदर बहुत सारे ऐसे कुएं बावड़ी हैं जिनसे आज भी जल प्रदाय हो रहा है। हम बड़े तालाब और नर्मदा जल पे ही नहीं, इन कुएं बावड़ियों से भी जो हैं वो जल ले रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम कुएं बावड़ियों को संरक्षित करें, छोटे छोटे तालाब बनाएं। किसान लोग जो आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे जो है तालाब बन जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक जल जो है वो हमको मिलेगा, भूजल स्तर उससे जो है बढ़ता जाएगा। अधिक से अधिक पौधे लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं किसान, जिनसे उनको दूसरी समय में जो है वो दूसरी अर्निंग होगी, दूसरी चीज़ें मिलेंगी। आज के समय में जिस तरह के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से अनाज हम जो है फर्टिलाइज़र डाल के उगा रहे हैं अधिक से अधिक। तो उसके लिए जो है यदि हम फल पर निर्भर हो जाएंगे, सब्जियों पर निर्भर होंगे, तो ज़्यादा बेहतर है कि खाने के लिए ज़्यादा बेहतर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जी गौरव जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही। मिशन लाइव आपको पता ही होगा कि अगर हम पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं तो 150 करोड़ लोग जब एक कदम बढ़ाएंगे तो हम कितने कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप किस तरह से बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या ऐसे कार्य करे व्यक्तिगत स्तर पर कि भू जल संरक्षण भी और हमारा पर्यावरण संरक्षण भी। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसा कि आपने कहा कि बूंद बूंद से सागर बनता है। जैसे अभी स्वच्छता का चला तो सब लोगों के इसमें एक अवेयरनेस आ गई। तो सबसे पहली तो चीज़ है अवेयरनेस आना। ये प्रोग्राम्स हम लोगों को स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और सरकारी दफ्तरों में और मोहल्लों में ये एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि नहीं, हमें जल का संरक्षण करना है। और इसके लिए कुछ स्लोगन्स वगैरह भी बहुत मायना रखते हैं। जैसे एक स्लोगन था, बहुत आप सभी को जानकारी होगी, जल है तो कल है। तो इससे सबको एक जागरूकता आ गई कि नहीं, अभी तो हम जल का उपयोग बेमाने ढंग से कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए आगे हमारे जो पीढ़ी आएगी, हाँ, उनको जल की कहीं प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ जाए। तो पहला तो इसका ये है कि एक ग्लोबल अवेयरनेस आनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बात करते हैं कि कैसे हम पर्यावरण का वो कर सकते हैं, का यूज़ करके जल भूजल वगैरह बढ़ा सकते हैं, तो दूसरा ये है कि एक, जैसा कि सर ने कहा कि अपने छतों पे भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो तकनीक है वो जगह जगह पे लगनी चाहिए और एक इसको कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो भी अब घर बनने वाले हैं या बन चुके हैं उसमें ये वाली तकनीक लगाई जाएगी। तीसरा कि हम लोग इसके आगे और क्या कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल भी जो है अप टू द मार्क नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि अभी नर्मदा का जल जो है वो भोपाल में आ रहा है, तो अब नर्मदा कितनी दूर है और भोपाल कितनी दूर है। तो जब आते आते जो है पाइपलाइंस कहीं लीकेज रहती हैं, कभी कहीं पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जो जहां पर पानी जमा रहता है वहां पर दिक्कत होती है। तो ये एक सर्वे के मुताबिक लगभग हमारा 50 से 60% जो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है इतनी दूर से पानी लाने में। तो उसके लिए हाँ, तो उसका एक ऑप्शन है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर को हम लोग ऐसा करें ताकि हमें इतनी दूर से पानी लाने से बचे और इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत कर सके। और चौथा पॉइंट है, मैं आपको एक घटना बताऊंगा। ये एक मेलबर्न में क्या हुआ था कि वाटर स्कैरसिटी बहुत हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया,
मेलबर्न में जगह जगह उन्होंने ना बोर्ड्स लगा दिए, डिजिटल डिस्प्ले लगा दिए, उसमें उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई हमारे पास में इतना पानी अभी बचा हुआ है, आप लोग सावधान हो जाइए। हाँ, तो उससे अवेयरनेस बढ़ी। वैसे आप सिंगापुर का लीजिए, सिंगापुर में भी ये वाली क्राइसिस हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग सिटी के बीच में सिंगापुर के साइज का 1/2 हिस्सा उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ किया कि उसमें जो रेन वाटर जो हमारा आ रहा है वो सीधे सीधे उसमें संरक्षित हो जाए, उसमें कंजर्व हो जाए या एकत्रित हो जाए। तो उससे जो सिंगापुर के लोगों को मतलब इस वाटर क्राइसिस से बहुत मदद मिली। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है, और भी पॉइंट्स हैं, उसको हम अपने दैनिक उपयोग में लाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, जिस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नर्मदापुरम से जो माँ नर्मदा है वो भोपाल तक लाया जा रहा है उसका जल, तो और अगर बीच में इस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो आप तो इस तरह के सर कार्य भी कर रहे हैं, तो कुछ अनुभव अपने बताइए सर। जैसा गौरव जी ने कहा कि वहाँ से यहाँ तक नदी का पानी आ रहा है पाइपलाइनों के माध्यम से, तो मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा या एक बात इसमें से हटाना चाहूँगा जी, कि जब वहाँ से यहाँ तक पानी आता है तो बीच में कोई लीकेज नहीं होता है। ओके। लीकेज जो हमारी सप्लाई लाइनें हैं वो लीकेज उसमें से होता है। अच्छा, जब ये हम किस तरह से लाया जाता है सर, थोड़ा प्रोसेस हाँ, बताइए इसकी। एक्चुअली में क्या है कि जो पानी वहाँ से चलता है तो लगभग 4 फीट से 5 फीट की पाइपलाइन है जिसके अंदर जो है वो पानी वहाँ से आ रहा है। अच्छा। उसमें अंदर जो लगा हुआ है वो आयरन का जो है वो पाइप है पूरा, ऊपर से उसके ऊपर जो है वो आरसीसी की हुई है जी। उसके कोटिंग के कारण जब भी जल नीचे से आता है तो वो पानी आपको ठंडा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसका टेम्परेचर जो है वो कम से कम होगा। आप फ्रिज से मटके से जो पानी निकालेंगे उससे बेहतर पानी आपको वो मिलेगा। अभी भोपाल में सर वो कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है नर्मदा जल की? हाँ, ये नर्मदा जल की सप्लाई जो है जनरली अरेरा कॉलोनी का थोड़ा सा एरिया है, ओके, वहाँ पे हो रही है। BHEL एरिया में हो रही है जी, अवधपुरी में हो रही है, पुराने भोपाल में हो रही है। इस तरीके से जो है सप्लाई है। और कोलार जल जो है 32 MGD पानी जो है कोलार का आता है, वो कोटरा सुल्तानाबाद है, नेहरू नगर है, TT नगर है, जवाहर चौक है, यहाँ से बढ़ता हुआ जो है ये पानी चलता है। 32 MGD ये पानी है जो सप्लाई होता है। एक्चुअली मैं आंकड़े आपको इसलिए ही बता रहा हूँ जी, कि मैं स्वयं PHE में और उसी डिपार्टमेंट में उसी कार्यालय में काम करता था जहाँ से ये सप्लाई होता है जी, मेंटेनेंस डिवीजन में था जी, तो मुझे उसकी संपूर्ण जानकारी है। सर मैंने आपको लीकेज के संबंध में आपसे कहूँगा कि वालों से बहुत ज़्यादा लीकेज होते हैं। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो वॉल में लीकेज होते हैं इन लीकेजों को रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एम्स जाता हूँ, एम्स के सामने और उस जगह पे देखें बड़ी बड़ी पाइपलाइनें हैं और उनमें बड़े बड़े वॉल लगे हुए हैं और पानी भरने के बाद वॉल चैम्बर जो है 6-6 फीट 7-7 फीट गहरे हैं और करीब 8 ही फीट जो है वो चौड़े हैं, 4 फुट 6 फुट चौड़े हैं, उस पर ढक्कन रखे हुए हैं। बिल्कुल। जब पानी की सप्लाई चलती है वो सारा टैंक भर जाता है वॉल चैम्बर का और उसमें से पानी निकल के बाहर बहने लगता है और जब वो पानी बाहर बहता है वहाँ जानवर आते हैं, कुत्ते आते हैं, अन्य जानवर आते हैं और वही पानी पीते हैं और जब सप्लाई बंद होती है तो वही पानी वहाँ भरा हुआ चेंबर के अंदर जाता है और लाइनों में पुनः चला जाता है। बिल्कुल। तो सर जल स्रोतों के संरक्षण के लिए समाज की क्या भूमिका आप होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? भाई पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं लीकेज है तो उसके लिए जो है वो आवाज़ उठाएं कि साहब यहाँ से पानी जो है हमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल सर। इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि जब जल है तो कल है और जल ही जीवन है, तो जल को हमको बचाना है। दूसरी चीज़ आपने पब्लिक अवेयरनेस की कही, तो पब्लिक अवेयरनेस में मैं एक चीज़ कहूँगा, ये मेरे पास में जो है वो पानी का गिलास है, आधा गिलास पानी है। आप कहीं भी अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको आधा गिलास पानी दें क्योंकि वो पानी आधा ही पीता है और आधा फेंका जाता है। बिल्कुल सर। तो आप अगर अपने घर से इस तरीके से उसको बचाएंगे तो जल अपने आप बचने लगेगा। या फिर गिलास छोटे रख लीजिए और गिलास छोटे रखें या आप आधा पानी देंगे, उनसे कभी आधा पानी दिया मुंह देखेगा, जब उसको आवश्यकता होगी कम है आप उसमें और डाल दीजिए, रिफिल कर दीजिए। हाँ। उसको पानी को वेस्ट जाने से अच्छा है कि आप आधा ही पानी का उपयोग करें, पूरा पानी ना दें। तो इस तरीके से उपयोग करेंगे तो हमको जो है वो जल अपने आप ही बचने लगेगा। तो घरों में जो है वो पानी को बचाने का एक साधारण सा उपाय है ये कि हम इस तरीके से जो है पानी को बचा सकते हैं। संरक्षण के लिए मैंने बता दिया कि बड़े तालाब जो हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। उसके अंदर सील्ट जम जाती है, उसके अंदर जो है आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जलकुंभियाँ हो जाती हैं।
जलकुंभी से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जलकुंभी खाद के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी यदि इसका उपयोग जो है वो किसान भाइयों के लिए होगा, बाहर निकाल के रख देंगे, उससे खाद बनेगी, तो जैविक खाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उपयोग में आ जाएगी। जी तो जल संरक्षण, उससे जलकुंभी निकालना, जलकुंभी से पेड़ों से उनको बचाना, जलीय जीवों को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जल में जो है जीव हैं तभी तक पानी शुद्ध रहेगा। क्योंकि वो कीट जो है वहाँ पे अंदर मछलियाँ हैं और जीव हैं, वो उस गंदगी को खा जाती हैं। जो गंदगी हमारे पास फिल्टर प्लांटों में आना है, फिल्टर प्लांट से जो है वो गंदगी जो है वो सप्लाई, अगर ठीक से पानी से नहीं हो पाया फिल्टर, तो वो गंदा पानी जो है लाइनों में चला जाएगा और वो बारिश के सीज़न में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और उस समय हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को जॉइंडिस हो जाता है, गंदे पानी के कारण ही जॉइंडिस होता है, पीलिया हो जाता है। जी तो इस रोग से बचाव का यही कारण है कि गंदे पानी की सप्लाई। और उसके बचाव के लिए हमारा सीधा सा है कि वहाँ से फिल्टर प्लांट से प्रॉपर पानी आए, क्लोरीन उसके अंदर बरोबर मिले, एलम और ब्लीचिंग उसके अंदर बरोबर मात्रा में मिले, और गर्मियों में तो कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी भी आती है पानी के अंदर, उसको फिल्टर करना है, तो उस समय जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जो है वो पानी शुद्ध मिले, आम जन जो है वो बीमार ना पड़े और ना ही उसको अस्पताल जाना पड़े, बिल्कुल सर, ना ही आयुष्मान कार्ड का उपयोग करना पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गौरव जी, वनों की कटाई के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं? वनों की कटाई के लिए देखिए वनों की कटाई के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ना अपने को अगर इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले अपने को खुद को अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वनों की कटाई ही मुख्य चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखिए अभी जैसे जल संरक्षण की अभी जैसे बात हुई, तो मैं इसमें एक टॉपिक और आपका ऐड करना चाहूँगा कि वनों की कटाई से पहले जो मुख्य चीज़ें रहती है, अभी आपने देखा होगी जो हम लोग जो जल आ रहा है, वो जल जो हमारा आ रहा है वो जनरली हम लोग बोलते हैं कि इसको रिजर्व करो और रिजर्वोयर बनाओ, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारी ऑलरेडी नदियां हैं, वो जो वेस्ट जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके कारण जो दूषित हो रही है, मुझे लगता है वनों की कटाई से पहले उसकी तरफ, अगर जल संरक्षण की अपन बात करें तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने कोशिश की है गंगा रेजुविनेशन प्लांट वगैरह, लेकिन फिर भी और अभी वेस्ट मैनेजमेंट और उसके द्वारा क्लीनिंग से हम वाटर को बहुत कुछ अभी बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें जन भागीदारी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसी से कि पर्यावरण और जल संरक्षण का जो कार्य है वो संभव हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी और सुनील जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।